बात करें तो सामान्य विज्ञान जो है, सामान्य विज्ञान सामान्य विज्ञान में 15 से 20 क्वेश्चन मैक्सिमम या लगभग आसपास आते हैं। 15 तो फिक्स है कि 15 क्वेश्चन तो आते हैं। अब 15 में से कम 8 या 9 10 क्वेश्चन के आसपास बायो के आते हैं, और 3 4 4 5 4 से 5 फिजिक्स के आते हैं, और 1 2 कम से कम केमिस्ट्री के आते हैं। तो अगर हम बात करें तो बायोलॉजी का महत्व बहुत ज़्यादा है। अगर हम बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको हम हल्के में ले सकते हैं। और 10 क्वेश्चन बहुत होता है जीएस, जिस हिसाब से मेरिट हो जाती है, एक एक नंबर के लिए फाइट होती है। हम इसमें बायोलॉजी की पूरी बात करेंगे, और जनरल साइंस की भी बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, केमिस्ट्री की भी बात करेंगे। लेकिन हम पहले बायोलॉजी का पूरा टॉपिक एक तरफ से क्लियर करेंगे, और धीरे धीरे हो सकेगा हम पूरी बायोलॉजी तुम्हें पेपर आने से पहले कंप्लीट करा देंगे। एक एक टॉपिक इससे होगा जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन आने वाले हैं, जितने भी आने वाले हैं, हम उनको रिलेटेड करके या क्वेश्चन आपको दिखाते भी जाएंगे। देखो एक क्वेश्चन आया है, जितने क्वेश्चन आए हैं उनसे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ाया जाएगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में, हम बताते जाएंगे कैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये एक क्वेश्चन इसमें आया था, ये आरओ में आया था, पीसीएस में आया था, या एसएससी में आया था, या किस में भी ये आया था। हम आपको पूरे एक एक क्वेश्चन दिखाते चलेंगे, और अच्छे से तुमको एक एक टॉपिक अच्छे से क्लियर करते जाएंगे, जिससे आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का बताया जाएगा। इसमें यही है कि बायोलॉजी की जो है, पहले में अगर बायोलॉजी पूरी पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन आए हैं, जैसे पाचन तंत्र से क्वेश्चन आते हैं 2 3 तो फिक्स ही है, ये प्रजनन तंत्र से क्वेश्चन आता है, और इसमें से हड्डियों से क्वेश्चन आता है, या जो मेन टॉपिक हम उनको पहले कवर करते चलेंगे। जैसे रोग से बहुत से क्वेश्चन आते हैं, जैसे फिजिक्स में ध्वनि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री में है। तो जितने आते हैं ये हमारे शरीर से जितने भी रिलेटेड हैं क्वेश्चन, यही सब बायोलॉजी से आते हैं। हार्ट अटैक से, या धमनी से, शिराएं से, जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन्हीं से सबकी बात करेंगे। अगर हम एक तरफ से देखें बायोलॉजी, तो हम बायोलॉजी की पूरी एक तरफ से, बायोलॉजी में हम अगर शुरुआत करें तो पहले बायोलॉजी की परिभाषा देख लें। आरओ सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान में अगर बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान, इंग्लिश में बोलते हैं बायोलॉजी। तो हम बायोलॉजी की परिभाषा बता रहे हैं। बायोलॉजी देखो, बायोलॉजी 2 शब्द बने हैं, बायो धन लॉगिस। मतलब अगर हम इसको अलग करें, बायो और लॉगी, तो अगर इसमें लगा दें बायोस हो जाएगा, इस लगा दें लॉगिस हो जाएगा। बायोस का अर्थ होता है जीवन, और लॉगिस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब जीवों का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। सबसे अच्छी डिफिनेशन यही है, जीवों का या जीव का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है। अगर इसकी डिफिनेशन पूछा जाए तो डिफिनेशन यही बनाएगी, बायोलॉजी 2 शब्द से मिलकर बना है, बायो धन लॉगिस। मतलब बायो 2 शब्द से मिलकर बना है, बायोस धन लॉगिस। बायोस का अर्थ होता है जीवन, लॉगिस का अर्थ होता है अध्ययन करना। मतलब बायो जीवन का अध्ययन करना है, या जीवन का अध्ययन, या जीवों का अध्ययन करना ही बायोलॉजी कहलाता है। तो ये बायोलॉजी की परिभाषा हो गई। तो इसमें यही लिख सकते हैं, जीवों की जीवन का अध्ययन करना बायोलॉजी कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ द बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ, ये भी कह सकते हैं इंग्लिश में। लेकिन हम अगर बायोलॉजी परिभाषा, अब बायोलॉजी के जो पिता हैं सबसे पहले किन्हें कहा जाता है? अरस्तु। इन्होंने 500 किताबों का कम से कम अध्ययन किया, फिर जाकर उन्होंने देखा सर 500 किताबों का अध्ययन किया है। जब उन्होंने बायोलॉजी शब्द या बायोलॉजी शब्द का परिभाषा दिया, या बायोलॉजी के पिता कहा जाए, उन्होंने सबसे ज्यादा काम बायोलॉजी पर किया। ऐसे कोई नहीं कि बहुत लोग किए, लेकिन जो उन्होंने अच्छा सर्च किया इसलिए उन्हें बायोलॉजी के पिता कहा जाता। तो यहाँ लिख सकते हो, पेपर में आ सकता है, बायोलॉजी के पिता या जन्मदाता, पिता सीधा लिख देते हैं, पिता कौन? अरस्तु।
अस्तु साहब या अस्तु सर। तो ये बायोलॉजी की मोटी मोटी परिभाषा है, इतनी याद रखें बायोलॉजी की परिभाषा। तो अब हम इसमें पहले टॉपिक बात करें पाचन तंत्र से, हम एक तरफ से शुरुआत करेंगे और हम पहले बात करेंगे पाचन तंत्र, डाइजेशन, पाचन तंत्र। हम पाचन तंत्र की बात करें तो इसमें पाचन तंत्र की बात करें तो हम पहले चित्र बना लें। अब चित्र बनाना बहुत ही आसान है, 2-3 चित्र बता रहे हैं, जो इच्छा हो बना लो। पहले 10 लिखो, इसमें टोपी पहना दो। श्री मधुकर सर की ये है आर्ट, जो बहुत बताते थे, हम लोग उन्हीं से पढ़े ऑफलाइन। इसमें अमाशय से बना दो, और ये किडनी ऐसे कर दो, ये पित्ताशय। इसके बाद छोटी आंत, अगर हम इसमें बात करें ऐसे, तो ऐसे ही चित्र पाचन तंत्र का बनता है। देखो ये मुख हो गया, माउथ, माउथ में क्या होता है, दांत और जीभ। अमाशय ये होता है, इसमें HCl पाया जाता है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा। ये हमारी किडनी, पित्ताशय, गॉलब्लैडर, पित्ताशय, श्वसन मार्ग, श्वसन मार्ग, ये ग्रास नली, बड़ी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत और गुद्दा। ये हमारा चित्र है। अगर इस और एक चित्र देखना तो देख लो, ऐसे बनाओ, इसके बाद ऐसे सीधा खींचो, इसके बाद ये अमाशय ऐसे हो जाएगा, इसके बाद इसके नीचे से ऐसे, ऐसे भी चित्र बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हो। ये अमाशय हो जाएगा, ये माउथ हो गया, इसमें भी ऐसे, लेकिन वो सही है, उसमें समझाने के लिए अच्छा है, तो ऐसे हम बना दे। चलो हम पहले पाचन तंत्र की बात करें। अगर हम पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन तंत्र के हम पहले कह दें पाचन तंत्र किसे कहते हैं। तो पाचन तंत्र की परिभाषा बहुत अच्छा है, किसी भी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने की क्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब किसी भी जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं, या भौतिक क्रिया को रासायनिक क्रिया में तोड़ने की प्रक्रिया को हम पाचन तंत्र कहते हैं। और भी सरल बताएं तो जटिल भोजन को सरल भोजन बदल दे, उसी को हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र की परिभाषा बहुत ईजी है। पाचन तंत्र की परिभाषा हम लिखेंगे तो जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल में तोड़ दे, सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ दे, उसे हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र की परिभाषा ये है, जटिल कार्बोहाइड्रेट को सरल कार्बोहाइड्रेट में तोड़ने की प्रक्रिया को पाचन तंत्र कहते हैं। अब पाचन तंत्र, अब डाइजेशन इंग्लिश में बोलते हैं। अब पाचन तंत्र में अब हम एक एक पढ़े, जैसे हम इसमें पढ़े, देखो सबसे पहले ये क्या है, ये आहार नाल बोलते से, यानी आहार नाल। आहार नाल किसे कहते हैं, तो देखो ये मुंह से शुरू होता है, मुंह गुहा से शुरू होता है और कहाँ तक होता है, गुद्दा तक। तो इसकी हम परिभाषा क्या लेते हैं कि आहार नाल की परिभाषा में ये लिख सकते हैं कि मुंह गुहा से शुरू होती है और गुद्दे तक होती है।
इसकी लंबाई मीटर में देखोगे 7 से 10 मीटर के आसपास होती है और 22 से 23 फुट होती है, 23 फुट के आसपास होती है। तो पेपर में आ सकता है आर्नर की लंबाई मैक्सिमम देगा तो कितनी होती है 7 से 10 मीटर या 22 से 25 फीट के आसपास आहार नाल की लंबाई होती है। इसकी हम परिभाषा लिख सकते हैं, मुख गुहा से शुरू होती है और गुद्दे तक होती है। अब ये देखो कितनी लंबी है। अब मानव के हिसाब से ये क्या है, छोटी है या बड़ी भी तुम कुछ लोग कह सकते हैं, क्योंकि देखो खाना यहाँ से गया कितना, कहाँ से कहाँ गया, भोजन पचने में या समय लगता है। तो आहार की यही परिभाषा बन सकती है कि आहार की लंबाई 7 से 8-10 मीटर होती है। ये मुख गुहा से शुरू होती है और गुद्दे तक होती है। अब इसमें अब हम एक की बात करें, अब हम पाचन तंत्र की बात बता दिए, पाचन तंत्र क्या होता है। अब हम अगर इसमें बात करें मुख की या मुंह में क्या पाया जाता है, जीभ। हम पहले जीभ की आज बात करेंगे केवल, फिर अच्छे से पढ़ेंगे। अब जीभ की परिभाषा है, जीभ का चित्र ऐसे बनता है, ये तो सभी देखते हो। ये जो बिंदी टाइप में होती है इन्हें बोलते स्वादि कणिकाएं, स्वाद कणिकाएं, कणिकाएं। ये होता है पीछे का हिस्सा, पीछे का, ये आगे का, अगल अगल बगल। ये होता है हमारा नमकीन, बीच का यानी अब पीछे को होता है जो कड़वा होता है, आगे का मीठा होता है, बीच का नमकीन होता है। ये स्वाद कणिकाएं होती हैं। अब स्वाद कणिकाएं देखो, ये संरचना ऐसी होती है हमारी स्वाद कणिकाएं, ये सॉरी जो हमारी जीभ होती है ऐसी होती है। जो जीभ होती है तो इसमें देखो पीछे का जो हिस्सा है पूरा इतना हिस्सा ये कड़वा होता है, जहाँ से लड़कियां जब भी कुछ या तीखा खाते हो तो तुम्हें यही तीखा लगता होगा, ये आगे नहीं लगा, क्योंकि आगे क्या होता है मीठा भाग होता है। तो मीठे में हमें क्या होता है, हमें स्वाद पता चलता है मीठे का रस का, उसके आगे कुछ नहीं पता चलता है। और ये जो होता है पीछे का, ये बीच अगल बगल यहाँ खट्टा मीठा होता है। जैसे लड़के क्या होते हैं केसर रख लेते हैं, खाते हैं इसी में यहीं पास छिपा लेते हैं, तो उसमें खट मीठा होता है, मतलब कुछ ना मीठा का वो स्वाद होता है ना खट्टे का, मतलब मीडियम होता तो इस साइड में होता है। या लड़के देखते हो जो उंगली खाती है और खूब चीखती है, खट्टा है, लड़के खा लेते तो मार हो जाती, तो खट्टे का जो स्वाद होता है अगल बगल होता है। स्वाद कणिकाएं होती हैं जो छोटी छोटी। अब स्वाद कणिकाएं में क्या होता है, जैसे लोग तीखा ज्यादा खाना वो गरम ज्यादा खा गए तो स्वाद कणिकाएं क्या होती है, जल जाती है। और जल जाती है तो हमें भोजन क्या लगता है, हमें स्वाद ही नहीं मिल पाता है, मतलब इनका तीखा जल जाता है। अब जैसे ज्यादा भोजन गर्म खाओगे तो ये जल जाती है, तो यहाँ पीछे क्या होता है कड़वा लगता है, हमें यार पता नहीं चलता भोजन अच्छा है कि नहीं। जैसे तुम चाय पीते हो गर्म तो स्वाद कणिका क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। फिर चाय पीते हो तुम्हें अच्छा नहीं लगता है, स्वाद ही नहीं, मीठी ही नहीं है, कड़वी नहीं है। यही जब चल जाती है, ये खत्म हो जाती है तो हमें क्या लगता है, तीखे स्वाद लगता है और ज्यादा तीखा। और जब ज्यादा तीखा लगता है तो व्यक्ति क्या होता है, चीनी खा लेता है। चीनी खाने से क्या होता है, ये स्वाद कणिका है जहाँ पास आग लगी तो वहाँ आग लग जाती है। मतलब जब भी तीखा हो तो चीनी नहीं खाना चाहिए, पानी धीरे धीरे पीना चाहिए, धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। इससे क्या होता है व्यक्ति के अंदर जो आग जल रही है या जो जल रहा है वो धीरे से समाप्त हो जाएगी। अब इसमें पानी पीने से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे स्वाद कणिका फिर कुछ दिन में आ जाती है, बहुत जल्दी आती है, तो फिर भोजन अच्छा लगेगा, एक दो दिन में आ जाती है। तो ये पीछे की जो स्वाद होता है जो भी खट्टेपन है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है व्यक्ति में स्वाद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति में स्वाद की जो ये स्वाद कणिकाएं खत्म होती जाती है। छोटा बच्चा हो तो उसको ज्यादा स्वाद कणिकाएं ज्यादा मिलती है, वो ज्यादा अच्छे से खाता है। वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो स्वाद कणिकाएं भी धीरे धीरे समाप्त होती जाती हैं, उम्र के हिसाब से स्वाद कणिकाएं खत्म हो जाती हैं। तो स्वाद कणिकाएं उम्र के साथ भी बढ़ती हैं। अब हमारी जो जीभ है स्वाद कणिकाएं की, जैसे कोई भी जानवर में स्वाद ही कणिकाएं होती है सब में। तो स्वाद कणिकाएं आगे होती है जो हमको स्वाद बताती है कि मीठा है कि कड़वा है कि अच्छा है कि नहीं। जैसे कहीं गए शादी पर भी मीठा लगा, पनीर खाते जा रहे या छेना ही छेना खाते जाते तो स्वाद कणिकाएं होती, तुम कुछ भी खाओ फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो हम भोजन खाते हैं वो स्वाद कणिकाएं के लिए नहीं खाते या स्वाद के लिए नहीं खाता, तो हम भोजन प्राप्त अपने लिए खाते हैं। लेकिन व्यक्ति स्वाद के लिए खाता है तो इसलिए बहुत टाइम बीमारी से ग्रसित रहता है। तो जो भी खाना होता है वो स्वाद हल्का से लेना चाहिए, व्यक्ति उसको खाना नहीं खाता, स्वाद के हिसाब से खाता है, इसलिए ज्यादा बीमारी उत्पन्न होती है। आज के लिए इतना देखो।